हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स का कंसेप्ट समझ लिया था और उसका यूज यहाँ पे आएगा। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, गॉस थ्योरम, और उसकी एप्लीकेशन आगे आएगी। इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसी में से, और एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो यहीं से पुटअप होता है ज़्यादातर। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to the 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात यहाँ पे कि ये जो लाइन लिखी गई है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, बेसिकली ये फ्लक्स की बात है। हमने फ्लक्स क्या पढ़ा था कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, फ्लक्स में। तो जो पहली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, ये इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स से है। तो फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। जो हमने हाइपोथेटिकल सरफेस लिया है, जो हमने हाइपोथेटिकल जो सरफेस लिया है उसमें टोटल चार्ज कितना है, उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो किसके इक्वल होगा, वो होगा फ्लक्स के इक्वल। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि डी फाई इक्वल टू क्या होता है, किसी भी स्मॉल एलिमेंट सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है उसको मेजर करते हैं फ्लक्स में। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस। अब हमें उस टोटल सरफेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हुए क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, ई, यहाँ पे इसका मतलब ये क्लोज सरफेस है, ई डी एस, यह आ जाएगा टोटल फ्लक्स फाई, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म में। अब ये तो फ्लक्स की वैल्यू हुई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टोटल, ये जो है इसका मतलब समीशन है, या बोल दो इसको हम ऐड, जो जितने भी चार्ज होते हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो क्यू आई, आई यहाँ पे दिखाया गया नंबर ऑफ चार्ज, जितना भी Q1 Q2 जितने भी होंगे उसमें वो नंबर दिखाया गया है। अब आई 1 to n, कितने भी चार्ज हो 1 to n, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर चार्ज 5 हैं जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, तो आई की वैल्यू 1 to 5 हो जाएगी। और इसका मतलब होगा, सबमिशन का मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, टोटल चार्ज जितना भी है उस सरफेस में उसका सम। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि टोटल चार्ज कितना है उस सरफेस में, जो हमने सरफेस हम अज्यूम करेंगे। तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में गए हम गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स of any closed hypothetical surface is equal to the summation Q upon epsilon naught, flux equal to summation Q upon summation Q upon epsilon naught equal to phi। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सिंपल वर्डिंग में हो जाता है।
वापस से रिपीट करता हूँ मैं, गॉस थ्योरम क्या है? ये गॉस थ्योरम किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसका मेजरमेंट हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू यहाँ पे क्या है? टोटल कितना चार्ज है उस सरफेस में, उसका सम है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये हमने पहले डिस्कस किया था, जब कूलम्ब्स लॉ हमने स्टडी किया था तब हमने डिस्कस किया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे हम मीडियम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये जो गॉस थ्योरम है वो हमेशा फ्री स्पेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें मीडियम करना पड़ेगा तो हमें उसको फ्री स्पेस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे जो भी वो फॉर्मूला हम जानते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, जो फॉर्मूला होगा हम उसको यूज करके, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करके हम उसको वहाँ पे पुटअप करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो तुम्हारे 12th में है वो टोटल फ्री स्पेस का ही है, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन फ्री स्पेस के लिए ही अप्लाई की गई है। अब देखो इसका प्रूफ, ये गॉस थ्योरम आई कहाँ से, इसको हम यहाँ पे प्रूफ सिंपल देख सकते हैं। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि गॉस थ्योरम बेसिकली है क्या। ये हमने कोई देखो यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज लिया है, पॉइंट चार्ज है, और ये लिया हमने कोई हाइपोथेटिकल सरफेस अपनी इच्छा से। ये स्फीयर है, सर्किल नहीं है। और हमने यहाँ पे देखो, जब भी हम बात करेंगे फ्लक्स की तो हमें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ये ले लिया है। और जब बात करें हम एरिया वेक्टर की तो वो उस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की साइड होता है। अब देखो हमने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? जिस सरफेस की बात करें उसके परपेंडिकुलर। तो हम इस सरफेस की बात करें या पॉइंट चार्ज से हम देखें, ये हमेशा कैसे निकलेगी? इससे परपेंडिकुलर निकलेगी, हमेशा ऐसे निकलेगी। प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ, और माइनस क्यू होता तो अंदर की तरफ, यानी अंदर आती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यहाँ प्लस क्यू है तो बाहर जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिंपल देखा है कि प्लस क्यू से ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, इस सरफेस के लिए। और डीएस किस तरफ है? इस तरफ है। अब हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स को हम सीधा सिंपल यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज ना करके हम जानते हैं कि डी फाई इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और इसको हम अगर लिखें आगे, डी फाई इक्वल टू हो गया अपने पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, तो ये इसमें आएगा कॉस थीटा में आएगा। अब एंगल कितना है ई वेक्टर और डी एस के बीच में? 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज 0 डिग्री। तो cos 0 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? डी फाई इक्वल टू ई डी एस। यहाँ पे हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस। तो यहाँ पे हमने फ्लक्स निकाला डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जो फॉर्मूले से डॉट प्रोडक्ट से ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? दोनों पैरेलल है, इसका मतलब 0 डिग्री। और कोस 0 होता है 1, तो डी फाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई डी एस। और ई की वैल्यू हम जानते हैं
किसी भी पॉइंट चार्ज से अगर डिस्टेंस आर है, अगर डिस्टेंस कितनी यहाँ पे रेडियस के बराबर आर है, तो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज जो रखा है वहाँ पे कौन सा है प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द आर डिस्टेंस। तो ये वैल्यू हो गई ई की। अब हमें चाहिए डी एस। ये तो उस छोटे से एलिमेंट यानी डी एस के लिए फ्लक्स था। हमें चाहिए टोटल जितना भी इसका सरफेस है उस पर कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले रखी हमने वैल्यू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। हमें चाहिए टोटल इनक्लोज्ड, फाई ई का मतलब यहाँ पे इनक्लोज्ड से है, तो फाई इक्वल टू एस। ये जो बीच में यहाँ पे सर्कल सा बनाया गया, इसका मतलब ये जो भी सरफेस है वो कैसा है, इनक्लोज्ड है। जो यहाँ पे बनाया गया सर्किल है, यहाँ पे जो बनाया गया सर्किल है, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में इसका मतलब जो सरफेस है वो कैसा है, इनक्लोज्ड सरफेस है। तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन एस डी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। अब वेरिएबल के यहाँ पे जो एरिया है वो वेरिएबल है, यानी वो चेंज होगा। अगर हमने थोड़ा सा एलिमेंट लिया है, अब इसको हम टोटल एरिया से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है, स्पेयर है, तो स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम सोल्व करें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ऊपर क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। और तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पे क्या है, इस एरिया में टोटल चार्ज हैं, और फाई क्या है, इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल है, पहले आपको गॉस थ्योरम क्या बताती है, वो बताती है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी किसी भी इनक्लोज सरफेस से। तो फाई ई फ्लक्स बाय इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स बाय इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज बिटवीन एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो ही तो है, टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो ही है टोटल फ्लक्स, उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो गॉस थ्योरम के 3 स्टेटमेंट, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। एक तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये, एक ये भी लिख सकते हो आप फॉर्मूले से, टोटल फ्लक्स इक्वल टू समिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इज द रेशियो ऑफ टोटल नेट चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो 3 डेफिनेशन यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से, या हमारे पास जो लिखा हम कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों सही है। तो बेसिकली गॉस थ्योरम क्या बताती है हमें, फ्लक्स के बारे में, उस एनक्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसके बारे में। अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन कूलॉम्स लॉ सिलेबस में, गॉस थ्योरम सिलेबस में, तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से कि हम गॉस थ्योरम से कैसे कूलॉम लॉ फाइंड करें। तो पहला हमने यहाँ पे लिया है कि कोई भी सरफेस लिया है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया है इसके अंदर, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटवर्ड ऑफ द सरफेस होगी, और इस ds वेक्टर का
एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, इट मीन्स एंगल बिटवीन E vector and ds vector is 0 degree. It means cos 0 equal to 1. Phi equal to E ds. E electric field is constant value, so put up in the outside of the integration. हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं और सबमिशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन डी एस का करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ पे। अब देखो ई और डी एस वही स्पेयर है, स्पेयर का जो सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम होता है। तो इस पॉइंट पे यानी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई इक्वल टू ये जो 4π है ये इस तरफ आ जाएगा, तो Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये वैल्यू हो जाएगी E की। E के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एट पॉइंट फ्रॉम द Q डिस्टेंस R। ई पे चार्ज Q नॉट, वही चार्ज Q नॉट हमने टेस्ट चार्ज अगर रखते हैं वहाँ पे R डिस्टेंस पे, तो उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है Q नॉट E होगा, और E की वैल्यू ये पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा F इक्वल टू Q नॉट Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट अपॉन r²। और यही कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो फोर्स के बीच, तो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज अपॉन r², और 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या है, k की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, कूलम्ब्स लॉ की। तो हमने गॉस थ्योरम का यूज किया है और इससे हमने कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई किया है, और कूलम्ब्स लॉ को हमने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। सिंपल बोल सकते हैं कि आपको गॉस थ्योरम का यूज करना है और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ये सिंपल एक जो पहले हमने वहाँ पे किया था उसको डिफाइन करने के लिए फ्लक्स कितना होगा, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए वही टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ई और डी एस दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में, तो cos थीटा 0। ई की वैल्यू हम जानते हैं किसी भी डिस्टेंस पे Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² होती है, और हम अगर वहाँ पे Q नॉट चेंज रख दें r डिस्टेंस पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा F इक्वल टू Q नॉट E, और E की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो पुटअप कर दी, तो F इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² आ गया, जो कि क्या है, कूलम्ब्स फोर्स है। अगर डिस्टेंस r है दो चार्ज के बीच में, तो कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।